सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9 साइंस, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा कि हर ऑर्गेनिज्म में उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो लाइफ को चलाती है, जो कि है सेल। और जो सेल होता है, हमने उसमें अब तक पढ़ा कि हमारे सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि पहला हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद अब बारी आती है न्यूक्लियस की। हमने देखा था ना कि एक ओनियन पिल के अंदर कितने सारे सेल्स थे और हर सेल के अंदर था एक न्यूक्लियस। जी हाँ, उसी न्यूक्लियस के बारे में अब हमें आगे जानना है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? तो जो न्यूक्लियस है हमारा, जैसे हमारा ब्रेन है, वो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। कैसे? हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर मुझे हाथ हिलाना है तो मेरे ब्रेन ने सोचा कि चल हाथ को हिला, तो मैंने हाथ को हिलाया, हाई किया। लेकिन अगर मेरे ब्रेन ने सोचा कि मुझे जाकर के पानी पी के आना है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? रेस्पॉन्स करेगी और जाएगी, पानी पीकर आ जाएगी। तो मेरा जो ब्रेन है वो मेरी पूरी बॉडी को चला रहा है। ठीक उसी तरह पूरे सेल की जो फंक्शंस होते हैं, वो एक्टिविटीज होती है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेल का ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ सेल। अभी जो न्यूक्लियस है इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, क्योंकि ये इतना स्पेशल है। यही हमारा ब्रेन, सेल का ब्रेन है। जैसे हमारा जो ब्रेन है अंदर, उसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? हमारा स्कल, है ना। ठीक उसी तरह हमारे न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस को भी क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन कौन देता है? सेल के न्यूक्लियस को। जैसे किसी भी सेल के ऊपर हमने पढ़ा एक सेल मेम्ब्रेन थी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस के भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन तो डबल लेयर होती है, डबल लेयर कवरिंग, जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेट करती है न्यूक्लियस को सेल के अंदर उसके सराउंडिंग बाकी मटेरियल से, जिसको हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यही एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब इसके आगे देखो, जी जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये कुछ रोड शेप्ड के मौजूद होते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारे क्या होते हैं? हमारे क्रोमोसोम्स, जो कि कहां पर मौजूद है? हमारे न्यूक्लियस में। और ये जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, जो कि रोड शेप्ड के हैं, ये तभी रोड शेप्ड में आते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, सेल डिवाइड नहीं होना मतलब, इसका मतलब है कि सेल्स डिवाइड होते हैं, टूटते हैं एक तरह से, और उनसे क्या होता है? नए सेल्स बनते हैं। कोई भी जो सेल होता है, हमने पढ़ा था ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कोई पहले एक सेल मौजूद था, वो डिवाइड हुआ और नए सेल बने। तो किसी तरह हर एक सेल डिवाइड होता है और हमारे नए सेल्स बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रिप्रोडक्शन। और इसमें न्यूक्लियस का ही मेन रोल होता है। तो जब जब ये सेल डिवाइड हो रहा होता है, तब तब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कहां? पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं। सिर्फ तभी ये हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रोड शेप्ड में नजर आते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तब क्रोमोसोम्स रोड शेप्ड में नजर आते हैं। और ये क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में क्या लेकर जाते हैं? इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। जैसे मेरी स्किन का कलर, मेरी आंखों का कलर, और ये सब जो मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं ना कि बच्चा किस पे गया, मम्मी पे गया या पापा पे गया है। इसका मतलब क्या हुआ? वो रिजेंबल करता है अपने मदर फादर से। कैसे? क्योंकि उसके अंदर अपने मदर और फादर के क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। हम कहते हैं ना डीएनए, तो वो डीएनए कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है, जो कि क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ही कहां से आता है? क्रोमोसोम से आता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अब इसके बाद जो ये क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर डीएनए तो होता ही है,
साथ में और क्या मौजूद है, प्रोटीन भी मौजूद है। अभी जो हमारा डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, वो कौन है, जीन्स। यानी कि हम जैसे हमने बोला कि पेरेंट्स से अगली जनरेशन में क्या आए, हमारे डीएनए आए, तो उस डीएनए में भी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, जीन्स है, जो कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जीन्स से मिलके ही तो हम बने हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा डीएनए होता है, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा होता, जब ये सेल हमारा डिवाइड हो रहा होता है, सेल इज अबाउट टू डिवाइड, तब तो ये रोड शेप्ड का था। लेकिन जब ये सेल हमारा डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस समय पे ये क्रोमोसोम्स कैसी शेप में रहते हैं, इंटेंगल थ्रेड, यानी कि उलझे हुए धागों की तरह नजर आते हैं हमें। थ्रेड मतलब धागा, तो इंटेंगल थ्रेड यानी उलझे हुए कुछ धागे एक तरीके से गुच्छे की फॉर्म में हमें क्रोमोसोम्स नजर आते हैं जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है, जब भी सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में काम आता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब भी सेल डिवाइड होता है और नए सेल बनाता है तो उसको कहते हैं सेलुलर रिप्रोडक्शन, और उसी में मेन रोल किसका है, न्यूक्लियस का। अब इसमें आगे हमें देखना है कुछ न्यूक्लियस के भी टाइप्स होते हैं, कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा, या सेल जो होता है हमारा, वो अलग अलग कुछ टाइप में बटा हुआ है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें डिफरेंस क्या है, क्यों हमने अलग अलग इनको रखा, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया कि एक है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और एक है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो वही हमें इस स्लाइड में देखना है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को प्रिमिटिव सेल्स भी कहते हैं। तो उन सेल्स से नए सेल्स बने। तो इसी तरह पहले के जब ये हमारे सेल्स नए नए बन रहे थे तब हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, प्रिमिटिव सेल्स। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। और इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो अब्सेंट थी, जिस वजह से इनका जो न्यूक्लियर रीजन था वो वेल डिफाइंड नहीं था। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, किसकी वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अब्सेंस की वजह से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को कह देते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर कुछ सेल्स ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के अंदर कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, कि सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, पार्ट्स या चीजें हमारी, उनको हम क्या कह देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कह देते हैं। जैसे कि पहले क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर न्यूक्लियस जिसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ चुका है और अब आगे थोड़ा पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, हमारी जो सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितना भी हमारा फ्लूइड या लिक्विड सब्सटेंस होता है हम उसे क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म कह देते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म में काफी सारे, और न्यूक्लियस के अलावा उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म में काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। और वो सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर काफी अब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से काफी फंक्शन अकेले साइटोप्लाज्म को ही करने पड़ते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है हमारा, वो कौन करता है, ये हमारा क्या करता है, साइटोप्लाज्म करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन करता है, हमारे हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, वो करता है। पर वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, अब्सेंट है, जिस वजह से वो फंक्शन कौन कर रहा है, साइटोप्लाज्म कर रहा है। तो हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। और ये जो मैंने बात की कि जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो वेल डिफाइंड, ये जो न्यूक्लियर रीजन है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, इस रीजन को हम क्या कह देते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को
क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोइड कह देते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो ई कोलाई बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या होती है, अब्सेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले, प्रोकैरियोट्स। और फिर उसके बाद आता है हमारा अगला सेल यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मटेरियल एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, एक मेम्ब्रेन ऐसी एक लेयर के अंदर बंद है। सारा न्यूक्लियस का मटेरियल, जिस लेयर को हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिस वजह से न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कह देते हैं यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के अंदर जो हमारे सेल्स है इनको हम कह देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हमारे एनिमल्स में हम भी आ गए, हम ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी एनिमल्स या प्लांट सेल्स, मतलब कोई भी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो सेल्स हैं हमारे मल्टी सेलुलर मोस्टली, वो किस में आते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी अगली सेल ऑर्गेनल जो कि क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। अब हमारा अगला सेल ऑर्गेनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस पढ़ने के बाद है साइटोप्लाज्म। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा सेल है और हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे कि अगर ये कोई मेरा सेल है और इसके अंदर ये मेरा एक न्यूक्लियस मौजूद है जिसमें कि ये ग्रीन वाली बाउंड्री हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो सेल मटेरियल को अंदर बाउंड करके रखे है, उसके अंदर ही हमारा हो गया न्यूक्लियस, और ये ब्लू वाला सर्कल हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो भी हमारा मटेरियल मौजूद है, इसके बीच में ये कुछ इसमें लिक्विड सब्सटेंस भी होता है, कुछ और सेल ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। इस सभी सब्सटेंसेस को और इस लिक्विड सब्सटेंस को मिलाकर के ये जो भी फ्लूइड कंटेंट एक बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा जो भी हमारा एक फ्लूइड कंटेंट बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके साथ अगर हम न्यूक्लियस को भी मिला दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हमारा जो मटेरियल है उन सबको मिला करके सेल के अंदर पूरे मटेरियल को मिला करके एक वर्ड बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस है, ये जरूर याद रखना। अब हम साइटोप्लाज्म के आगे बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे सेल साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमारा गोल्गी अपैरेटस या हमारे लाइसोसोम्स वगैरह, जो कि अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, जिनके आगे हम फर्दर पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स हमारे कहाँ मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स जिनका सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सेल में काम आता है। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही नहीं है, साथ में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते जिनकी सेल ऑर्गेनल्स की एक मेम्ब्रेन नहीं होती, जो कि मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल ऑर्गेनल्स को भी बाउंड करके रखती है, एक बाउंड्री उनकी बना के रखती है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती वो भी प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते। फ्री जिनका सब्सटेंस फ्रीली सेल के अंदर जो है मूव कर रहा होता है, ऐसे ऑर्गेनल सेल प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो हम अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो उसका अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस, HIV वायरस। तो हमें काफी अलग अलग वायरसेस की नॉलेज है, जो हमें पता है कि ये वायरस होते हैं। वो वायरसेस के पास क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती।
तो मेम्ब्रेन की जो इंपॉर्टेंस है हमें, जो कि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन, लेकिन ये कैरियोटिक में होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस है ये हमें पता चलती है वायरस से, क्योंकि वायरस के पास कोई भी मेम्ब्रेन सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, जिस वजह से जो हमारे वायरसेस होते हैं वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते लाइफ की, जब तक कि वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले ना जाए। किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जब जो वायरस है वो एंटर करता है, उसके बाद जो वायरस है वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है। उससे पहले तक माना जाता है कि जो वायरस होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। कब तक? जब तक कि वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना चले जाए। जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं, वो उनके सेल्स के पार्ट्स को या उनकी सेल मशीनरी को यूज करते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई होना मतलब अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं वायरसेस किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन्स जो कि वायरसेस के अंदर नहीं है, जिस वजह से वायरस कोई भी लिविंग एक्टिविटी या लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता जब तक कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ना चला जाए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिनकी बात हम अब तक करते आए हैं, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस या फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम वगैरह। तो वो पढ़ेंगे हम सभी सेल ऑर्गेनल्स जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं अगली स्लाइड में।